सिंगापुर के मशहूर पाकिस्तानी नयाद जहाज़रान अब्दुल लतीफ़ सिद्दीकी से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। फैमिली के हमरा इस्तकबाल किया। अपार्टमेंट से बाहर का नज़ारा बहुत दिलफरेब है। सिंगापुर के रिहायशी इलाकों में भी हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी हैं जो जहाज़ रानी मैनेजमेंट कंपनी के सरबराह हैं। आपकी कंपनी कितने समुद्री जहाज़ों का निज़ाम चलाती है? इस वक्त हम लोग 20 जहाज़ देख रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वाहिद पाकिस्तानी कंपनी है जो 20 जहाज़ मैनेज कर रही है और उसमें पाकिस्तानियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है। आपके ग्रुप का नाम ग्लोबल रेडियंस ग्रुप है। इतना मुश्किल नाम रखने की वजह क्या है? ग्लोबल रेडियंस रखने की वजह असल में वालदा की दुआ है और हमेशा बचपन से वो कहती थी दूर दुनिया का तेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह तेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो उसी हवाले से मैंने नाम यही सोचा मुनासिब और अल्लाह का शुक्र है वी आर ग्लोइंग ग्लोबली। 1979 में शोबाए जहाज़ रानी से मुंसलिक हुए, मैरीन इंजीनियर बने और तरक्की करते करते फ्लीट डायरेक्टर के ओहदे पर पहुँचे। फिर आप जहाज़रान मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं। ये बताइए कि ये शोबा क्या वाकई बहुत मुनाफा बख्श है या सिर्फ तासुर है? मैंने ये काम शुरू किया अपने वालिद की हिदायत पे, उनकी ख्वाहिश पे, और कभी भी ज़िंदगी में पैसे के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। हमारा अभी भी जो काम है वो हाउ टू सर्व ह्यूमैनिटी, लोगों की मदद करना, जॉब क्रिएट करना, और अल्लाह का शुक्र है मुनाफा भी है। कितना मुनाफा है बाकी शोबों के मुकाबले? ये बहुत रिवॉर्डिंग है ये जॉब, ख़ास तौर से पाकिस्तान और हमारे एशियन रीजन में जहाँ पे डॉलर्स में सैलरी होती है और रुपए में घर का खर्च चलता है। तो एक आदमी जहाज़ पे जब कमाता है उसको अगर $1000 भी उसकी सैलरी होती है तो पाकिस्तान में 1.5 लाख रुपए उसके, जो कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी में जहाज़ पे जॉब है, वो उसकी तनख्वाह तकरीबन $1000 होती है। पाकिस्तान हर महीने $500,000 जो है वो रिमिट करते हैं लोगों की सैलरीज़ की सूरत में और अपने ऑफिस के वहाँ के अखराजात की सूरत में। तो ये मुल्क का भी फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा है। सिंगापुर में आपकी शिपिंग मैनेजमेंट कंपनी की रेटिंग क्या है? कितने असासे हैं? जहाज़ के डिटेंशन रेट और दूसरी परफॉर्मेंस वाइज तो माशाल्लाह वी आर वन ऑफ द टॉप। और कितने असासे हैं आपके? हमारा एनुअल टर्नओवर अबाउट 10 मिलियन है। $10 मिलियन? जी जी बिल्कुल। आपके ग्रुप में कितने लोग काम करते हैं? उनमें से पाकिस्तानी कितने हैं और इनकी तनख्वाहें कितनी कितनी हैं? हमारे ग्रुप में अगर आप टोटल अफराद की बात करेंगे तो तकरीबन 400 से 500 पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। तनख्वाहें उनकी $12,000 से लेके और डाउनवर्ड्स $1,000 तक हैं। ऑफिस के स्टाफ की बात करेंगे तो वो माशाल्लाह 40 स्टाफ काम कर रहा है। कंपनी के दफातर कहाँ कहाँ हैं? इस वक्त पाकिस्तान में सिंगापुर में हेड ऑफिस है, हमारा दोहा में कंपनी है, बांग्लादेश में है, फ़िलिपीन में, ऑस्ट्रेलिया में। 30 सालों से जहाज़ रानी के शोबे में काम कर रहे हैं। दुनिया भर में जहाज़ रानी तरक्की कर रही है, पाकिस्तान में ज़वाल का शिकार है। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में ज़वाल की सबसे बड़ी वजह तो नेशनलाइजेशन थी, उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हो गया और अनफॉर्चुनेटली हमारी शिपिंग पॉलिसीज़ कभी भी सही नहीं बनी। आप ज़ाती तौर पर 20 जहाज़ों की मैनेजमेंट चला रहे हैं। पाकिस्तान की जो सरकारी जहाज़ रां कंपनी है नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, वो कितने जहाज़ चला रही है? वो इस वक्त 10 से 12 जहाज़ हैं और उनका स्टाफ 1000 है। वो 1000 स्टाफ के साथ 10 जहाज़ चला रहे हैं और आप 40 अफराद के साथ 20 जहाज़ चला रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से तरक्की कैसे हो सकती है?
सिंगापुर में औसत उम्र 83 साल है। हर शख्स फिट रहने की कोशिश करता है। रोजाना एक्सरसाइज करना उनका मामूल है। जहाज रान की तो बहुत सारी उम्र समुद्र में गुजरती है। आम आदमी और जहाज रान की ज़िंदगी में कितना फ़र्क होता है? अब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। पहले आज से 40 साल पहले मुख्तलिफ होती थी। अब तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं और जहाज़ पे जिम मौजूद होते हैं। पहले क्या फ़र्क होता था? पहले जहाज़ पे अब जैसे टीवी और वीडियोस की फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, वो पहले नहीं होती थी। पहले जहाज़ से मैसेज जाने में ही बहुत टाइम लग जाता था और बहुत एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन होती थी। तो आप कट जाते थे। अगर आप एक महीना समुद्री जहाज़ में हैं तो आप बाकी दुनिया से कट जाते थे। ख़तों का इंतज़ार होता था कि जहाज़ जब पोर्ट में लगता था, ख़त आते थे अपने प्यारों के, तो आदमी दोस्तों के ख़त पढ़ के जो तो ख़बर मिलती थी, या जहाज़ से फ़ोन कर सकते थे, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता था। लेकिन अब तो फेसबुक, इंटरनेट सब सारे जहाज़ पे मुस्तकिल मौजूद है। इंटरनेट, वाईफाई मौजूद होता है। समुद्र के अंदर भी इंटरनेट चलता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ये सब जिसे कहते हैं ना कि जहाज़ पे सीमेंस जाने से पूछता है कि आपके जहाज़ पे वाईफाई है या नहीं है। तो आप एक्सरसाइज कब से कर रहे हैं और क्या इससे बीमारियों से बंदा महफूज हो जाता है एक्सरसाइज करने से? खाने पीने का शौक़ हमेशा से रहा और एक्सरसाइज भी की, लेकिन ये जब 2011 में हार्ट अटैक हुआ मुझे, उसके बाद से रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो अब आप कौन सी ऐसी एहतियात रखते हैं जिसकी वजह से, ताकि दोबारा आपको दिल का दौरा ना पड़े, दिल की तकलीफ ना हो? खाने पीने में एहतियात और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। क्या आप अंग्रेज़ी एलोपैथिक अद्वियात से ठीक हुए हैं या कुछ और आपने इस्तेमाल किया? मैं, हमारी बेगम डॉक्टर हैं तो एलोपैथिक अद्वियात को तो छोड़ नहीं सकते। जी जी। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर के बारे में बताया है, वो मेरा डेली का रूटीन है। और मैं सुबह अजवा खजूर का सफ़ूफ़ जो है वो, और सिनेमम पाउडर, ये तमाम चीज़ें भी जो हैं तो वो भी लेता हूँ। और उसका बहुत ही मौज़ाना, जिसे कहते हैं ना कि इंकिशाफ हुआ है कि जब मेरा हार्ट का स्कैन हुआ अभी रिसेंटली, तो उन्होंने बताया कि आपके हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो पहले डैमेज हुआ तो वो भी नहीं है। क्या इसकी वजह क्या समझते हैं? मैं तो यही समझता हूँ कि अजवा खजूर की इस्तेमाल से जो है तो अल्लाह ताला ने ये शिफा दी है। यारे गैर में बसे 30 साल से ज़ायद हो चुके, अब तो सिंगापुरियन हो चुके हैं। पाकिस्तान की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है? अपने रिश्तेदार, अपनी ज़मीन, ये इंसान कभी भूल नहीं सकता। वालिदैन रहे नहीं, लेकिन बहन भाई, उनकी औलादें, दोस्त, सब चीज़ें याद आती हैं। इंसान जितनी भी तरक्की कर जाए, वालिदैन से मोहब्बत तो उसी तरह बरकरार रहती है, बल्कि बढ़ जाती है। आप जब यहाँ आ गए तो वालिदैन के साथ आपका कितना राब्ता रहा, कैसा ताल्लुक़ रहा? मेरे आने के कुछ अरसे बाद मेरे वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया। उसके बाद वालिदा को मुस्तकिल मैं यहाँ पे बुलाता रहा, वो हमारे साथ रहीं। तो कोशिश करते थे कि किसी न किसी तरीक़े से वालिदा से राब्ता रहे, बल्कि मेरी तो ये रूटीन थी कि मैं दिन में एक दफ़ा कम से कम अपनी वालिदा से ज़रूर फ़ोन पे बात करता था, स्काइप पे बात करता था। वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उन्हें बच्चों की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी बच्चे बन जाते हैं। तो आपने अपनी वालिदा का किस तरह से ख्याल किया? वालिदा की ख्वाहिश के मुताबिक उनको खुश रखने के लिए कि किसी तरीक़े से वालिदा खुश रहें, मैंने घर उनके नाम से लिया, उनका नाम लिखवाया। घर के बाहर उनका नाम? घर के बाहर भी लिखवाया और घर के अंदर भी लिखवाया कि जहाँ वो, घर के बाहर तो वो हर वक्त देख नहीं पाएंगी, तो जहाँ वो नहा के और धूप सेकने के लिए बैठती थी तो वहाँ पे उनकी नाम की तख्ती लगवाई, ताकि जब नज़र पड़ेगी तो दुआ मेरे लिए निकलेगी। फिर उनको, क्योंकि उनके चलना फिरना मुश्किल था, तो उनके लिए घर में लिफ्ट लगवाई। तो वालिदा का यही था कि बहुत दुआएं देते थे।
जो कुछ भी हैं उनकी दुआओं के सदक़े में वी आर नथिंग। इंसान बहुत बेबस है। मैं यही समझता हूँ, मेरी यही सबसे इल्तिजा है कि वालिदैन की खिदमत करें। आपकी वालदा बचपन में आपको किस नाम से पुकारती थी? वालिदा प्यार में लट्टू कहती थी। अब तो लट्टू कहने वाला कोई नहीं।